चलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग कब करेंगे, जब एक ऑब्जेक्ट कैसे पाथ में चलेगा, सर्कुलर पाथ में चलेगा, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्यों चलता है, कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है जो उसको सर्कुलर मोशन में चलाती है, और अगर वो सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो उसके मोशन को कैसे नापेंगे, क्या पैरामीटर्स यूज करेंगे। तो काइनेटिक्स और डायनामिक्स दोनों चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स में आप जानते हो सिर्फ हम लोग मोशन को क्या करेंगे बच्चों, नापेंगे। क्या करेंगे, मोशन को नापेंगे, मेजर करेंगे सर्कुलर मोशन को विदाउट नोइंग इट्स कॉज। और डायनामिक्स में हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन का कारण यानी सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा है फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखेंगे। चलिए तो काइनेमेटिक्स, तो बच्चों सपोज जब भी एक ऑब्जेक्ट कैसे पाथ पे चले, सर्कुलर पाथ पे चले, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या मोशन कर रहा है वो, सर्कुलर मोशन। तो हमेशा क्या होगा बच्चों, एक सेंटर, क्या होगा, एक सेंटर, और ये इसका पाथ होगा, ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी कैसी होगी बच्चों, सर्कुलर। ठीक है, तो हम लोग जब कोई सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो जितने भी कई पैरामीटर, जैसे जो लीनियर मोशन में पैरामीटर्स थे वही नापने यानी वही यूज करना पड़ेगा। जैसे सपोज सबसे पहले क्या था, काइनेमेटिक्स चालू हुआ था पोजीशन से। कैसे चालू हुआ था, पोजीशन। तो पोजीशन अपन क्या करते थे, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते थे, एक क्या ले लेते थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसके हिसाब से पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऐसे बना देते थे कि ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ये जो भी है इसका पैरामीटर है। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे बच्चों, पोजीशन मार्क करने के लिए हम लोग अपना 90% ऑफ केसेस में हम लोग अपना ओरिजिन सेट करेंगे कहाँ, सेंटर में। ठीक, हमारा फ्रेम कौन सा रहेगा, सेंटर, सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका सेंटर। कई बार सरकमफेरेंस भी लेते हैं या कोई बाहर का पॉइंट भी ले लेते हैं, चलेगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको मानते हैं बच्चों, सेंटर को। ठीक, अब सेंटर के हिसाब से इस सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट कहीं पर होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहीं पर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सेंटर से पास होने वाला एक एक्स एक्सिस बना लिए और सेंटर से पास होने वाला क्या बना लिए, वाई एक्सिस बना लिए। क्लियर है बात। अब सपोज एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो, एट इक्वल टू जीरो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर, टी इक्वल टू जीरो ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, बोल सकते हैं। अच्छा, ये थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो क्या लेते हैं थीटा को पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या लेंगे, नेगेटिव। तो अभी क्या लिखेंगे इसको, थीटा, क्या लिखेंगे, थीटा। या अगर पॉजिटिव में नापना है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 360 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो ये क्या मार्क हो गया बच्चों, पोजीशन। तो अगर आप बोल सकते हो प्लस थीटा, या क्या बोल सकते हो माइनस 360 माइनस थीटा। बात समझ में आएगी नहीं। तो दोनों ही पोजीशन मार्क हो गया। तो पोजीशन को बच्चों हम लोग वो एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से जिससे भी कितना एंगल बना रहा है सर्कुलर पाथ पे वो देखते हैं, या जो रेडियस है वो कितना एंगल बना रहा है उस पोजीशन पे, उससे हम लोग देखते हैं क्या, एंगुलर पोजीशन, क्या बोलते हैं उसको, पोजीशन। बात समझ में आएगी नहीं। अब प्लस थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस। क्लियर है बात। तो लिख लो, position of a particle in circular motion, position of a particle in circular motion is given by angle it makes with positive x-axis, एंगल बिटवीन, ऐसा लिखो, एंगल बिटवीन, इट मेक्स नहीं लिखते, एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड द पार्टिकल। ठीक, लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड द पार्टिकल। तो इस दोनों के बीच के एंगल को अपन क्या बोलते हैं, इसका पोजीशन। क्लियर है बात, पक्का। अगर आप सपोज
जो सर्कुलर मोशन है वो हमेशा प्लेन में होगा। सर्कुलर मोशन किस में होगा बच्चों? प्लेन में। 2D मोशन है, 1D मोशन तो है नहीं। तो इसके दो कोऑर्डिनेटर होंगे ना, एक्स और वाई। तो यहां से देखो, अगर ये रेडियस है, सर्कुलर मोशन आर रेडियस का हो रहा है, तो आप ये डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो? आर साइन थीटा लिख सकते हो। और ये डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो? आर कॉस थीटा लिख सकते हो। तो इसका पोजीशन को ऐसे भी लिख सकते हो क्या? आर एक्स 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 कोऑर्डिनेट है आर कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट है आर साइन थीटा। तो दोनों ही में थीटा क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट। पोजीशन मार्क करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? थीटा। ठीक, थीटा आपका एंगुलर पोजीशन बताता है। क्लियर है? ये समझ में आया? चलिए अब क्या करते हैं, कुछ और डिफरेंट पैरामीटर्स डिस्क्राइब कर लेते हैं। उससे पहले क्या देख लेते हैं? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, सपोज एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है? सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन बच्चों हमेशा एक्सेलरेटेड होगा। क्या होगा? हमेशा एक्सेलरेटेड। क्योंकि सपोज पार्टिकल अभी यहां पहुंचा है, तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा होगा, टेंजेंशियल। और जब वो यहां पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। जब वो नीचे पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। जब वो यहां पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन? नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन फिर भी क्योंकि हम दो तरीके से इस मोशन को करा सकते हैं। एक ऐसा मोशन हो सकता है कि डायरेक्शन तो बदल रहा है लेकिन जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो वो ना बदले। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना बदले। तो हम लोग ऐसे मोशन को क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान दीजिएगा, है ये नॉन यूनिफॉर्म, है ये नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म कब हो जाएगा? जब ये वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, उसके साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक। अच्छा, दूसरा इसको देखने का ये तरीका है। दूसरा तरीका ऐसे भी देख सकते हो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक, मैं बोल दिया t इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ओके, अब एक एक्स एक्सिस बना देता हूं बच्चों इधर। मैं बोला इसकी अभी पोजीशन है θ1। कितनी है? θ1। किसी t समय पे, किसी कितने समय पे? t समय पे ये यहीं नहीं रहता, इसकी पोजीशन क्या हो जाती है बच्चों? चेंज। अब t इज इक्वल्स टू टी पे ये यहां पहुंच चुका है। कहां पहुंच चुका है? यहां। अब इसकी जो पोजीशन आ रही है बच्चों वो क्या आ रही है? θ2। कितनी पोजीशन आ रही है? θ2। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया, कैसा डिस्प्लेसमेंट बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो किया फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, इतना डिस्प्लेस किया। ठीक, तो इस डिस्प्लेसमेंट में कुछ टाइम लगा। कितना टाइम लगा? t। तो मैं ये बोल सकता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको मैं बोल सकता हूं बच्चों क्या? ओमेगा, विच इज एंगुलर वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। ये लीनियर वेलोसिटी से अलग है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कितना एंगल वो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो कितना एंगल कवर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू, या एंगल कितना चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको, उसका एंगल कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या जो भी जिस पोजीशन से भी हम उसको देख रहे हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर? पक्का? तो बच्चों अगर ये ओमेगा क्या हो जाए? कांस्टेंट। ओमेगा क्या हो जाए? कांस्टेंट। तो क्या होगा? जैसे टी समय में वो इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो अगले टी समय में भी वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा? उतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। अगले टी समय में भी वो कितना ट्रेवल करेगा? उतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। उसके अगले टी में भी उतना ही। आ रही बात समझ में? हर टी टाइम इंटरवल में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट। जैसे अभी ये पंखा घूम रहा है, तो जो ब्लेड है पंखे का उसका टिप देख रहे हो, तो टिप अभी जो एक चक्कर लगा रहा है उसमें जो समय लग रहा है, दूसरे चक्कर में भी उतना ही समय, तीसरे चक्कर में भी उतना ही समय। तो मैं बोलूंगा अभी इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। हाँ, लेकिन जैसे ही मैं इसको बंद कर दूंगा, अभी क्या कर दूंगा? पंखे को बंद। अब पंखे को बंद कर दूंगा तो धीरे धीरे हम लोग ऐसा बोलेंगे ना स्लो हो रहा है, या एक चक्कर ब्लेड के टिप को जो लगाने में समय लग रहा था, अब दूसरा चक्कर लगाने में उतना समय नहीं लग रहा है, कम समय, यानी ज्यादा समय लग रहा है। तो मैं बोलूंगा धीरे धीरे स्लो होते जा रहा है। ठीक, तो ये मोशन कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। कैसा हो जाएगा बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आया कि नहीं आया? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों? दो चीजें। एक स्पीड, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वो कांस्टेंट रहेगी।
या दूसरा बोल सकते हैं हम लोग क्या बच्चों, एंगुलर स्पीड, ये क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक, अभी ये सब चीज को एंगुलर स्पीड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ये सब हम लोग देखेंगे, अभी चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं बच्चों? तो अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट है तो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद रखना है तो नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन जब स्पीड कांस्टेंट रहती है तो उसको क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बड़े याद क्लियर है बच्चों? चलिए अब क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है डिस्क्राइब कर लेते हैं, किससे, मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग को बेसिकली इन सब के बारे में पढ़ना है, एंगुलर चीजें जो होती हैं वो नई नई क्या है, कि एंगुलर पोजीशन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब चीजें। ठीक है, तो देखो सबसे पहला लिखिए एंगुलर पोजीशन, इसके बारे में तो मैं आपको बता ही दिया। ठीक, एंगुलर पोजीशन। अब बच्चों आप क्या करना, हमेशा ऐसा मत सोचना कि एंगुलर पोजीशन हो गया तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट सर्कल में गोल गोल घूम रहा है तो ये एंगुलर पोजीशन मार्क हो गया, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे कि एग्जांपल में बताता हूं, सपोज ये एक आपका फ्रेम, क्या बच्चों, आपका फ्रेम है और यहां पे एक ऑब्जेक्ट अभी स्थित है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट क्या है, स्थित है। ठीक, हम लोग इसको देख रहे हैं किसके हिसाब से, ओरिजिन से। कैसे देख रहे हैं बच्चों, ओरिजिन से। और मान के चलो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, एट टी इज इक्वल्स टू टी, इस समय पे यहां पर है, तो मैं एक लाइन ज्वाइन कर देता हूं। मैं कहां से देख रहा हूं इसको, ओरिजिन से देख रहा हूं, तो यहां से एक लाइन ज्वाइन कर देता हूं। बात समझ में कि नहीं? तो मैं बोल दूंगा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, θ1, तो मैं बोल दूंगा ये इसकी क्या है, एंगुलर पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ये इसकी एंगुलर पोजीशन है। अब ये चल सीधा रहा है, चल कहां रहा है बच्चों, सीधा। तो ये सीधा चल रहा है, सीधा चल रहा है और किसी t इज इक्वल्स टू टी डैश समय में वो यहां पहुंच गया। तो अब क्या करूंगा, एक नया लाइन ज्वाइन कर दूंगा इससे, करा। तो बच्चों अब ये एंगल कितना बना रहा है, θ2। क्लियर बात? तो एंगुलर पोजीशन क्या होता है, आप जिस भी रेस्पेक्ट में या रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से उसका मोशन को देख रहे हैं, वहां से आप ऑब्जेक्ट को एक लाइन ज्वाइन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऑब्जेक्ट की एक लाइन ज्वाइन कर दीजिए, कर दिए। और जो एंगल वो बना रहा है, क्या कर रहा है, एंगल जो बना रहा है उसी को क्या बोलेंगे, एंगुलर पोजीशन। क्या बोलेंगे बच्चों, एंगुलर पोजीशन। अब ये तो सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, फिर भी एंगुलर पोजीशन आप निकाल सकते हैं। तो एंगुलर पोजीशन हमेशा सर्कुलर मोशन के साथ जुड़ी हुई नहीं होगी, ठीक, लेकिन सर्कुलर मोशन के साथ एक खास बात ये हो जाती है कि अभी देख रहे हो ये जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं उसकी लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, या चेंज हो रही है। लेकिन जब सर्कुलर मोशन करेगा तो लाइन ज्वाइनिंग की वो लेंथ जो है अगर सेंटर के हिसाब से देख रहे हो तो चेंज नहीं होगी। आ रही बात समझ में? पक्का क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब एंगुलर पोजीशन समझ में आया बच्चों? तो एंगुलर पोजीशन क्या होगा, एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड line joining the center of frame of reference and particle, ये क्या हो गई आपकी एंगुलर पोजीशन। बात समझ में? ये क्या हो गई बच्चों, एंगुलर पोजीशन। ठीक है, अब दूसरा चीज होगा बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक, इसको डिनोट करेंगे बच्चों डेल्टा थीटा से। किसे डिनोट करेंगे, डेल्टा थीटा से। तो इस ऑब्जेक्ट की एंगुलर पोजीशन चेंज हुई बच्चों, θ2 थी बाद में और पहले क्या थी, θ1। तो डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट तो आप जानते हैं बच्चों, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं तो क्या होगा, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। तो क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1। ठीक, तो अब नापे क्या में, तो एंगल क्या में नापते बच्चों, ऐसा यूनिट डिग्री है, रेडियंस। क्या में बच्चों, रेडियंस। तो दोनों ही का, चाहे वो एंगुलर पोजीशन हो चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, ऐसा यूनिट दोनों का क्या होगा बच्चों, रेडियंस। क्या होगा, रेडियंस। ठीक,
और डायमेंशन क्या होगा? एंगल का कोई डायमेंशन होता है? नहीं, कोई डायमेंशन नहीं होगा भाई, यूनिट ही नहीं होता। रेडियन एक समझ रहे हो, नापने वाला यूनिट नहीं है। एंगल तो रेशियो होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो लेंथ बाय लेंथ दोनों कट गया ना, तो यूनिटलेस। नहीं समझ रहे हो, बोलते रेडियंस है लेकिन डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है बच्चों? डायमेंशन लेस। जब डायमेंशन चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसा भी लिख देना, इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ऐसा यूनिट रेडियंस है लेकिन क्या लिखेंगे? इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक। अब बच्चों हमको ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? हरी बस में अब उसका डायरेक्शन कैसे मार्क करें? तो बच्चों डायरेक्शन के लिए आपको क्या देखना है कि एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और सेंटर के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं वो t=0 पे यहाँ पे था और t=t पे यहाँ पे पहुँच गया, t=t पे यहाँ पे पहुँच गया, ठीक। तो अब हम लोग ऐसा थोड़ी बोलेंगे ऐसा घूमा या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं बोलना है। आप क्या करना, कॉर्क स्क्रू रूल इस्तेमाल करना या राइट हैंड थंब रूल। क्या इस्तेमाल करोगे बच्चों? राइट हैंड थंब रूल। तो आप क्या करना, ये था आपका इनिशियल पोजीशन और ये क्या था बच्चों? फाइनल पोजीशन। तो वो कैसे घूमा? ऐसे घूमा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे देखोगे? आपका राइट हैंड का उंगली को कर्ल करोगे, तो जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा था ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके जो उंगलियां हैं उसको वैसे ही कर्ल करोगे। तो कैसे रोटेट कर रहा था वो? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये किधर पॉइंट कर रहा है? बाहर। किधर पॉइंट कर रहा है बच्चों? बाहर। तो ये बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? बाहर। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर एक्स नहीं होता, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर डॉट होता है, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। हरी भाषा में ये उसका डायरेक्शन हो गया। तो इसको अगर अपन पॉजिटिव बोल दिए, तो अगर वो यहां से यहां आते रहता तो कैसे करते? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो उसको क्या लिखते बच्चों? एक्स। तो उसको क्या ले लेते? नेगेटिव, ठीक है। तो याद रखना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो या एंगुलर वेलोसिटी हो, ये सब जो डायरेक्शन होता है इसका, जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्शन कैसा होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। बाद में मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में भी इनको कैसे लिखते हैं वो बताऊंगा। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से एक वेक्टर आता है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, अभी घबराने की बात नहीं, ठीक है। आर क्रॉस ओमेगा करके निकालते हैं, बताऊंगा, आप लोग घबराना नहीं, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों? पक्का? तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे, है ना? अपन सर्कुलर मोशन हो रहा है जिधर, तो राइट हैंड को ऐसे कर्ल करके देख लेंगे। तो कैसे निकालते हैं डायरेक्शन? राइट हैंड थंब रूल्स। पक्का? जैसे अब हमको क्या करना है, हाउ डू यू डिस्क्राइब द एंगुलर पोजीशन ऑफ पी एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो बच्चों ये एक्स एक्सिस है और ये ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? यहां पे रखा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे इसका पोजीशन को? +60 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। +60 क्यों बोले? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को अपन क्या लेते हैं? पॉजिटिव। या क्या बोल सकते हैं? -300 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दोनों ही सही है, समझ में आया? -300 बोलने से अपने को क्लॉकवाइज चलना चालू करना चाहिए। तो ये 60 है तो ये कितना होगा? 300। लेकिन अपन क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव और एंटी चलेंगे तो पॉजिटिव। बात समझ में आएगी नहीं? तो इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं ऐसे। और बाकी अगर डिग्री में नहीं लिखना है, रेडियंस में करना है, तो वही 60 डिग्री को π/3 करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े? यहां तक क्लियर है बच्चों? पक्का? नेक्स्ट अगला लिखिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। क्या लिखिए? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। उससे पहले एंगुलर वेलोसिटी तो बताना पड़ेगा, तभी तो आप क्या पढ़ पाओगे? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो अगला तीसरा लिखिए, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। क्या लिखे बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी बच्चों दो तरीके की होगी। कितने तरीके की? दो। जैसे अपनी लीनियर मोशन में वेलोसिटी दो तरीके की थी, एक क्या था? इंस्टेंटेनियस, दूसरा क्या था? एवरेज। इसमें भी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज और इंस्टेंटेनियस, दो तरीके की होगी। तो मान के चलते हैं अपना ऐसा एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ऐसा मान लिए, ठीक। और अपन ओरिजिन के हिसाब से सर्कुलर मोशन को देख रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, पहुंच गया यहाँ पे, क्लियर है? तो अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देख लेते हैं ये कितना एंगल बना रहा था, θ1,
और बाद में एंगल कितना बना रहे हैं बच्चों, θ2, तो ये हो गया पोजीशन। ठीक, तो एंगुलर वेलोसिटी अगर आप पहला देख रहे हैं एवरेज, क्या देख रहे हैं बच्चों, एवरेज, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं बच्चों ओमेगा से, कैसे डिनोट करते हैं, ओमेगा, तो W लिखना और W का जो एज है उसको अंदर थोड़ा सा मोड़ देना, तो इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगा बच्चों नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल। जब एक फाइनाइट टाइम इंटरवल में कुछ पोजीशन चेंज हो रहा है, तो चेंज इन पोजीशन बाय, चेंज इन एंगुलर पोजीशन बाय टाइम इंटरवल। तो क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन था θ2, इनिशियल पोजीशन था θ1, और सपोज टाइम t1 पे θ1 पे था और t2 θ2 पे था, तो क्या लिखेंगे, t2 माइनस t1, ये क्या होगा बच्चों, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, अब बताओ इंस्टेंटेनियस कैसे लिखेंगे फिर, है इंस्टेंटेनियस कैसे लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे बच्चों, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, ये हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी, एक इनफाइनेटली यानी डेल्टा टी टेंड्स टू क्या ले लेंगे, जीरो, जब बहुत ही इनफाइनेटली स्मॉल टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल में जो छोटा सा एंगुलर पोजीशन चेंज हुआ, डी थीटा बाय डी टी। बात समझ में आई कि नहीं, पक्का क्लियर। तो बच्चों जैसे हम लोग लीनियर में चलते हैं, पोजीशन, पोजीशन का चेंज वेलोसिटी, वैसी एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन का चेंज एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से यहां कैसे जाएंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अरे dx बाई dt v होता है, वैसे d थीटा बाई dt ओमेगा होगा। क्लियर है बात, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों, अच्छा यूनिट की भी तो बात कर ले। तो इसका यूनिट क्या होगा, एंगल का यूनिट होता है बच्चों रेडियन, और टाइम का यूनिट क्या होता है बच्चों, सेकेंड, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। ठीक, ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों, रेडियन पर सेकेंड। लेकिन 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 कई बुक्स में, कई सवालों में हमको ये ऐसा भी दे देगा, रेडियंस या डिग्री पर सेकेंड भी दे देगा, या कई में ऐसा दे देगा रोटेशन पर मिनट, आरपीएम, क्या दे देगा, रोटेशन या रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम दे देगा, क्या दे देगा बच्चों, आरपीएम। तो आरपीएम को ओमेगा में कन्वर्ट करें, जैसे ऐसे दे दिया कि 1000 आरपीएम, क्या दे दिया बच्चों, 1000 आरपीएम, तो आप समझ जाना 1000 रेवोल्यूशंस पर मिनट, यानी एक मिनट में कितना रेवोल्यूशन हो रहा है, 1000। तो बच्चों एक रेवोल्यूशन में कितना चलता है वो, 2 पाई, कितना चलता है बच्चों, 2 पाई, 2 पाई रेडियन चलता है ना एक रेवोल्यूशन में, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन चलता है, तो 1000 रेवोल्यूशन में कितना चलेगा, 2 पाई इंटू 1000, बात समझ में है। और इसको समय कितना लग रहा है, पर मिनट बोला है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, बात समझ में है कि नहीं है। तो ये 230, एक 0 से 0 कट गया, तो क्या आएगा बच्चों, 100 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर आपको क्वेश्चन में आरपीएम भी दिया है तो उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड। बात समझ में आएगी नहीं बच्चों, पक्का क्लियर। तो आरपीएम को आपको क्या में कन्वर्ट करना है, आरपीएम, तो जितना भी आरपीएम दिया है उसको 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो आरपीएम कई बार आरपीएस भी देगा, रोटेशन पर सेकंड, तो उसमें फिर 60 से नहीं डिवाइड करना, फिर 1 ही रहने देना, बस 2 पाई से मल्टीप्लाई करके छोड़ देना। कई में रोटेशन पर डे, ऐसा बात समझ में आ रही कि नहीं, तो ऐसे टाइप का देगा तो वैसे ही आप कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, बढ़े आगे बच्चों, क्लियर है। अब तो ये हो गया बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, ये भी वेक्टर है, ये भी क्या है बच्चों, वेक्टर। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो देखो जैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की तरफ, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो पोजीशन का चेंज जिधर हो रहा है उधर क्या होता था, वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखना मैं आपको सिखाया हूँ। अभी जैसे ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर से राइट हैंड थंब को क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है, बाहर। तो एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन किधर होगा, बाहर। आ रही बात समझ में, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्या, रेडियन पर सेकंड। बात समझ में आई इतनी चीज, बढ़े आगे। अच्छा, रेडियन का तो कोई डायमेंशन नहीं होता बच्चों, लेकिन सेकंड का डायमेंशन होता है किसका, टाइम, और नीचे में है तो इसका डायमेंशन होगा t-1, क्या होगा, t का पावर -1। ठीक है, नेक्स्ट अगला लिखे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। ठीक, तो बच्चों सपोज एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है,
तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो टाइम पीरियड क्या होता है कि अगर वो एक इनिशियल पोजीशन अपनी चालू कर रहा है और घूम के वापस कहाँ जाए, इनिशियल पोजीशन पे हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वन साइकिल। क्या बोलेंगे, एक साइकिल, एक कंप्लीट चक्कर, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन या एक रोटेशन उसका हो गया। अब एक साइकिल को कंप्लीट करने में उसको क्या लगेगा, कुछ समय। क्या लगेगा बच्चों, कुछ समय। उस समय को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या लिखेंगे, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन। ठीक, जितना समय लगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों, टाइम पीरियड। तो अब देखो एक बढ़िया चीज, सपोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और कितनी होगी, मान के चलो ओमेगा। भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ओमेगा। अब बताओ एक कंप्लीट चक्कर में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 पाई। कितना रेडियंस, 2 पाई रेडियंस। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 पाई रेडियंस। ठीक, समय लगा हमको t, समय लगा हमको t। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ में आएगी नहीं। तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय टी। ये किसके लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या हो गया बेटा, जीरो नहीं होगा। क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो। हाँ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। कितना होगा, 2 पाई। ठीक है, बढ़े आगे बच्चों। यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, आगे बढ़े। अभी बताऊंगा ना टाइम पे, अभी तो बताया ही नहीं हूं तो अभी तो टाइम पीरियड ही पढ़े, बताऊंगा ना भाई फ्रीक्वेंसी कैसे कर रहा है। समझ में आया बच्चों टाइम पीरियड। चलिए अब सपोज, अब बच्चों एक ऑब्जेक्ट ना सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो उसका टाइम पीरियड है टी, उसका टाइम पीरियड है टी। ठीक, तो वो क्या किया, एक चक्कर काटा टी टाइम में, दूसरा चक्कर काटा, तीसरा चक्कर काटा, ऐसी चक्कर काटते जा रहा है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ टी सेकेंड्स में उसने 1 साइकिल कंप्लीट की। क्या बोल सकता हूं, टी सेकेंड्स में उसने 1 साइकिल क्या की, कंप्लीट की। तो 1 सेकेंड में वो कितनी साइकिल कंप्लीट करेगा, 1 बाय टी। ये समझ में आया कि नहीं है। इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। आ रही बात समझ में। क्योंकि जनरली सपोज अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है और तेज सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो 1 सेकेंड में खूब बार चल लेगा ना, खूब बार रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी का टर्म वहां पर यूज करते हैं। क्या का टर्म यूज करते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स या रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन यूनिट सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना भी वो क्या कर रहा है, रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, सर्कुलर ये क्या, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। अब देखो, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 1 अपॉन टाइम पीरियड। अच्छा, ओमेगा के टर्म्स में फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं अपन। ओमेगा बराबर क्या लिखे थे बच्चों, 2 पाई बाय टी लिखे थे। क्या लिखे थे, 2 पाई बाय टी। तो ओमेगा को ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 पाई एफ। ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई एफ। इसका ऐसा यूनिट टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड इनवर्स, या प्यार से इसको क्या बोलते हैं, हर्ट्स, जिसका सिंबल होता है बच्चों एच जेड। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड स्केलर है कि वेक्टर, समय है, समय क्या होता है, स्केलर। ठीक है, बात सुनिए।
बढ़े आगे बच्चों, पक्का यहां तक क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड समझ में आया? तो बच्चों एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये पैरामीटर्स है जो सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के काम आते हैं। और भी एक पैरामीटर है एंगुलर एक्सीलरेशन, उसको आगे पढ़ेंगे अभी। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अब कुछ बेसिक से सवाल देखते हैं। तो बच्चों एक इंसेक्ट मूविंग इन अ सर्कल ट्रेवल्स n1 रेवोल्यूशन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस फॉर अ टाइम t1, फॉर अ टाइम t1। तो बच्चों एक इंसेक्ट है, ठीक, वो सपोज यहां पर बैठा है, तो क्या कर रहा है, टोटल n1 रेवोल्यूशन किया। कितने रेवोल्यूशन किया? n1, 1 2 3 4 ऐसे n1 रेवोल्यूशन किया, और उसमें उसको टाइम कितना लगा? t1। और सेंस क्या था? एंटी क्लॉकवाइज। सेंस कैसा था बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद क्या किया? एंड n2 रेवोल्यूशन इन क्लॉकवाइज सेंस फॉर अ टाइम t2। फिर अगले t2 टाइम इंटरवल तक उसने क्या किया? क्लॉकवाइज घूमा। क्या घूमा बच्चों? क्लॉकवाइज। आ रही बात समझ में? तो पहले तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा ये n1 तक, t1 टाइम तक। उसके बाद क्या करना चालू कर दिया? क्लॉकवाइज घूमना चालू कर दिया। कितना रेवोल्यूशन घूमा? n2। कितना रेवोल्यूशन घूमा? n2। समय कितना लगा? t2। समय कितना लगा बच्चों? t2। ये बात समझ में आई कि नहीं है? हमको ये पूछा है फाइंड एंगुलर स्पीड एवरेज्ड ओवर टाइम t1 प्लस t2। तो हम लोग क्या लेते हैं? नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब आप लोग जो पिछले में बोल रहे थे ना कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, अब वो मैं समझा देता हूं कि कैसा सोचना है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यहां पर ये एंगल नहीं है, ये है। अभी बताया कि नहीं बताया? तो जब तक वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बच्चों, जब तक वो ऐसा घूम रहा है, रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तब तक जो है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर आ रहा है? इधर ही आ रहा है। तो वो घूम के वापस यहां भी पहुंच जाए, डायरेक्शन इधर ही है ना। फिर अगला एक चक्कर और काट दे, डायरेक्शन इधर ही है ना। तो ये पूरा ऐड होते जाएगा। क्या होता जाएगा बच्चों? ऐड। हाँ, एक चक्कर एंटी काटा, एक चक्कर क्लॉक काटा, तो क्या होगा? पहले हाफ के लिए इधर, दूसरे हाफ के लिए इधर, तो वो डिस्प्लेसमेंट 2 पाई माइनस 2 पाई कैंसिल होगा। बात समझ में आई? तब जीरो होगा। ऐसे एक चक्कर काट के यहां गया तो नहीं बोलेंगे एंगुलर पोजीशन इनिशियल फाइनल सेम है, मजा आ गया, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक। ओरिएंटेशन देखना है घूमने, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो एक्सियल होता है। कैसा होता है बच्चों? एक्सियल। जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है उसके एक्सियल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का? तो अभी हमको क्या पता चला कि वो n1 रेवोल्यूशन किया एंटी क्लॉकवाइज ने, तो पॉजिटिव रेवोल्यूशंस होंगे, और t1 समय लगा उसको। उसके बाद कितने रेवोल्यूशन किया? n2। कितने रेवोल्यूशन किया? n2। तो हम लोग क्या करेंगे? n1 इंटू 2 पाई माइनस n2 इंटू 2 पाई, क्योंकि टोटल n1 रेवोल्यूशन किया तो डिस्प्लेसमेंट कितना क्या होगा? n1 इंटू 2 पाई। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई होता है, तो n1 रेवोल्यूशन में n1 इंटू 2 पाई, और माइनस n2 इंटू 2 पाई। क्यों? क्लॉकवाइज चला तो नेगेटिव लेंगे। आ रही बात समझ में? एक बार डायरेक्शन आएगा पॉजिटिव, एक बार डायरेक्शन आएगा नेगेटिव। बात समझ में आई? और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टाइम तो ऐड होगा, t1 प्लस t2। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का बच्चों? और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? कि जैसे उसमें तो ऐसा देखते थे ना कि पोजीशन जब लीनियर मोशन होता था, ये इनिशियल पोजीशन है, घूम फिर के यहीं आ गया, तो हम ये जरूर बोल सकते हो क्या कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। लीनियर वेलोसिटी क्या है? जीरो। ये जरूर बोल सकते हो, इसमें कोई दो राहें नहीं। आप क्या बोल सकते हो? लीनियर वेलोसिटी और ये सब क्या है? जीरो, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो ऐसा बोल नहीं सकते। बात समझ में आई कि नहीं? किस ओरिएंटेशन में वो घूम के आ रहा है उसके हिसाब से अपन बताते हैं। बढ़े आगे बच्चों? ये क्लियर है? नेक्स्ट पढ़े अगला। अब अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो देखो हमको दे दिया है एंगल जो कवर करा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम a माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, और हमको क्या पूछा है? एंगुलर वेलोसिटी निकालो। बच्चों थीटा से एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया है, ओमेगा निकालना है, क्या करें? डिफरेंशिएशन। अभी पढ़े क्या करना है बच्चों? डिफरेंशिएशन। तो क्या कर देंगे? डी थीटा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डी थीटा बाई डी टी। ए का क्या होगा? 0 माइनस बी, टी का क्या होता है? 1, सी टी स्क्वायर का क्या आएगा बच्चों? 2ct। तो एंगुलर वेलोसिटी कितना आ गया? 2ct माइनस पी।
क्लियर? तो एंगुलर वेलोसिटी ऐसे निकालेंगे। अगर आपको एवरेज पूछता तो क्या करते, यहां पर पहले t1 इनिशियल समय डालते, θ1 पता चलता, फिर t2 डालते, फाइनल पोजीशन पता चलता, और उसके बाद θ2 माइनस θ1 बाई t2 माइनस t1। सारी बात समझ में? तो आपका क्या था, एवरेज वेलोसिटी। और ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जो सा टाइम आप डालोगे वो सा एंगुलर वेलोसिटी आपको पता चल जाएगा। क्लियर है बात? पक्का समझ आ रही बच्चों? ऊपर से तो नहीं जा रहा? आगे बढ़े। तो सेम लीनियर जैसा ही है बच्चों, सेम लीनियर जैसा ही है, थोड़ा वेरिएशन। क्लियर है बात? अच्छा, एक बात और, अभी तो एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़े नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी आगे पढ़ेंगे। तो ओमेगा से एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कैसे पहुंचेंगे, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, अल्फा। और अल्फा भी दो प्रकार का हो सकता है, या तो कांस्टेंट हो सकता है या तो कांस्टेंट नहीं हो सकता। अगर चलो कांस्टेंट है, अगर चलो क्या है बच्चों, कांस्टेंट, तो क्या मैं v = u + at था, तो ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी ये यूज कर सकता हूं, या थीटा बराबर s बराबर u t ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर यूज कर सकता हूं, या मैं ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा इस्तेमाल कर सकता हूं। कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? भाई जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो v = u + at ये सब डिराइव किए थे कि नहीं किए थे? तो ये सब भी मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, यूज कर सकता हूं। क्लियर है बात? हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान देना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। क्लॉकवाइज होने से नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज होने से पॉजिटिव। बात याद रखेंगे? पक्का? तो एक बार राइट हैंड थंब रूल लगा लगा के चेक कर लेना कि अल्फा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वैसे अभी अल्फा के बारे में पढ़ेंगे, बाकी ये समझ में आएगी नहीं है? क्लियर? चलिए अगला, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ कितना, हाफ सेकेंड, यानी टाइम इंटरवल आधे सेकंड में बच्चों वो 1 से 2 पहुंच गया। फाइंड द एवरेज एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल ओवर हाफ सेकंड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन क्लॉकवाइज सेंस। ठीक, तो बच्चों पहले लिख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस। कैसे में? एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 से कहां गया, 2, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। क्या सेंस है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट को क्या लेते हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव। ये कितना एंगल चला, 90। कितना चला बच्चों, 90। 90 मतलब π/2। कितना चला, π/2। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, π/2 रेडियन, और समय कितना बच्चों, 1/2। तो क्या लिखेंगे, पाई रेडियन पर सेकेंड। समझ में आई बात? ये क्या हो गया बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज सेंस वाला। दूसरा निकालते हैं बच्चों, कौन सा सेंस, क्लॉकवाइज। तो अब ओमेगा क्या लेंगे, है ना? अगर यहां से 1 से 2 गया होगा तो ऐसा गया होगा, तो ये कितना होगा, ये था कितना, 90। तो ये कितना होगा बच्चों, 270। कितना होगा बच्चों, 270। तो 270 को क्या लिख सकते हैं, 2π/3π/2। कितना लिख सकते हैं बच्चों, 3π/2। π/2 कितना होता है, 90। 90 इंटू 3 करेंगे तो 270। तो 3π/2 की माइनस 3π/2, माइनस बोलने से क्या, नेगेटिव। ठीक है, हाफ सेकंड में मतलब हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल। तो क्या लिखेंगे बच्चों, -3π रेडियन पर सेकंड। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? तो अगर यहां से यहां ऐसा गया होगा तो एंगुलर वेलोसिटी ये होगी, और यहां से यहां ऐसे गया होगा तो एंगुलर वेलोसिटी ये होगी। समझ? आगे बढ़े बात? पक्का? नेक्स्ट, अगला है बच्चों इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, या एवरेज भी, दोनों भी पढ़ लेते। एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में क्या के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सपोज बच्चों अब जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, कि जब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, समय के साथ चेंज हो, समय के साथ क्या हो, चेंज हो। तो ऐसा हो सकता है ना, देखो कि सपोज ऑब्जेक्ट t = 0 पे यहां पे था, और t = t पे यहां पे पहुंच गया, पहुंचा, t = t पे कहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। तो मैं बोलूंगा उसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया t टाइम में, फिर t = t से मैं क्या चले गया, t = 2t पे चले गया। क्या पे चले गया बच्चों, t = 2t पे। तो सेम टाइम इंटरवल हुआ, पहले भी t सेकंड का था, अभी भी t सेकंड का था, लेकिन अब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हो रहा है, ज्यादा। पहले डिस्प्लेसमेंट थीटा था, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बच्चों, थीटा डैश।
तो सेम टाइम इंटरवल में क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है? नहीं। तो ऐसे में क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ऐसे में क्या आएगा? एक एंगुलर एक्सीलरेशन, क्योंकि इस टाइम इंटरवल के लिए ओमेगा अलग है, इस टाइम इंटरवल के लिए ओमेगा अलग है। आ रही बात समझ में? ठीक। तो जब भी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा कौन सा टर्म आ जाएगा बच्चों? एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन को क्या कैसे डिफाइन करेंगे? अल्फा से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? अल्फा। और ये क्या होता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम इंटरवल। तो ये कौन सा एंगुलर एक्सीलरेशन होगा बच्चों? एवरेज। कौन सा एंगुलर एक्सीलरेशन होगा बच्चों? एवरेज। ठीक। ओमेगा को नापते हैं रेडियन पर सेकंड में, टाइम को क्या में नापते हैं? सेकंड में। तो क्या लिखेंगे? यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और अगर डायमेंशन लिखना है तो क्या हो जाएगा? टी का पावर -2। ठीक, क्योंकि रेडियन का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों? तो ये एवरेज एंगुलर। तो इंस्टेंटेनियस क्या होगा? जब हम लोग डेल्टा टी टेंड्स टू क्या ले लें? 0 में, टाइम इंटरवल इतना छोटा ले लें, तो उसमें जो छोटी सी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी, डी ओमेगा। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? अल्फा इंस्टेंटेनियस। ये हो जाएगा जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंस्टेंटेनियस डी ओमेगा बाय टी टी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो एंगुलर पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ तो एंगुलर वेलोसिटी आती है, एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो एंगुलर एक्सीलरेशन आता है। इसका भी डायरेक्शन कैसे देखेंगे? जिधर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर बढ़ रही है एंगुलर वेलोसिटी, अगर बढ़ रही है तो सेम ओरिएंटेशन में, अगर कम हो रही है तो उल्टा है। ये भी एक एक्सियल वेक्टर होगा। कैसा होगा बच्चों? एक्सियल वेक्टर। समझते हैं इसको, ये समझ में आया? सपोज एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है बच्चों? सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो है ये है एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, अल्फा का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन बच्चों? अल्फा का डायरेक्शन। और यही है ओमेगा का भी डायरेक्शन। ओमेगा का ऊपर डायरेक्शन आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है? ऐसा, ऐसा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ओमेगा और अल्फा दोनों एक तरफ आए, तो जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में रहते हैं तो ओमेगा बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। तो ओमेगा क्या होगा? इंक्रीज। ओमेगा क्या होगा बच्चों? इंक्रीज। और अल्फा को क्या लेंगे? पॉजिटिव। ठीक। लेकिन मान के चलो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है और ओमेगा तो ऊपर है, लेकिन अल्फा क्या आ गया बच्चों? नीचे। अल्फा क्या गया एक्चुअली? नीचे। तो ओमेगा ऊपर है, मतलब घूम तो रहा है वो, डिस्प्लेसमेंट तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ स्लो होता है। शुरू में तेज है और फिर स्लो होते जा रहा है, स्लो होते जा रहा है, स्लो होता है। तो मान लेंगे अल्फा का है ना नीचे, अल्फा क्या है? नीचे। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो ओमेगा क्या होगा? डिक्रीज। अरे बस अल्फा को क्या बोलेंगे? और नेगेटिव। क्लियर बात? तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सीलरेशन, ये सब कैसे वेक्टर्स हैं बच्चों? एक्सियल वेक्टर्स हैं, याद रख। कैसे वेक्टर्स हैं? एक्सियल। ठीक, लीनियर वेक्टर जैसे इनका डायरेक्शन मत सोच लेना कि जिधर मूव कर रहे हैं उधर ही है, वैसा नहीं है, वो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ठीक है, पक्का? अब अल्फा ओमेगा और ये सब के बीच में और लीनियर मोशन के बीच में सब में रिलेशनशिप निकालेंगे। आप लोग रोना नहीं, घबराना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक समझ में आया बच्चों? अब मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर आपका अल्फा कांस्टेंट है बच्चों, क्या है? अल्फा कांस्टेंट। तो मैं आपको बताया हूं ना, क्या यूज कर सकते हो आप? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो वही क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, उससे डायरेक्शन प्लस माइनस आप लोगे। आ रही बात समझ में? और वैसे ही अल्फा का भी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, वो डायरेक्शन भी आप यहाँ से लोगे। समझ में आई बात? ठीक। तो यहाँ पर और दूसरा थीटा बराबर ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। और सारे पैरामीटर का मीनिंग क्या है? ओमेगा आपका क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ओमेगा नॉट क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन।
टी क्या है बच्चों? टाइम इंटरवल। और आपका थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन नहीं है, याद रखना। क्या है वो? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ये थीटा जो है डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन नहीं है ना? याद रहेगा? तो जैसे लीनियर मोशन सॉल्व करते थे वैसे ही इसको सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा गोल घूमेगा। बढ़े आगे बच्चों? पक्का ये क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनाते हैं। अ फैन इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी 100 रेव पर सेकेंड। रेव लिखा है, रेव का मतलब रेवोल्यूशन। तो क्या ये रेडियन पर सेकेंड में दिया है? इसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। और अच्छा ये बताओ, ये इनिशियल है कि फाइनल? इनिशियल। तो क्या लिखते हैं? ओमेगा 0 बराबर 100 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? रेवोल्यूशन को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है? 2 पाई। तो वैसे ले ली। देन इट इज स्विच्ड ऑफ। क्या लिखा बच्चों? स्विच्ड ऑफ। तो समय लगा कितना? 5 मिनट उसको रुकने में लगा। क्या लगा? 5 मिनट उसको रुकने में लगा। तो हमको पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बिफोर इट स्टॉप्स। मतलब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ रुकने से पहले। दूसरा, फाइंड द एंगुलर रिटार्डेशन, मतलब अल्फा की वैल्यू पूछा है। और फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, यानी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम से करेंगे। ठीक है, बात समझ में आएगी? सबसे पहले निकालते हैं क्या? टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए ये निकालना पड़ेगा ना, कितना एंगल घूमा, कितना एंगल घूमा। तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों? थीटा से। किससे निकालेंगे? थीटा से। 5 मिनट में रुक गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा? ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये होगा। ठीक, बात समझ में आएगी नहीं है? अब हमको एक तो अल्फा चाहिए, समय तो पता है। अब अल्फा निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला क्या इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों? ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो जब पंखा रुक गया तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? 0। पंखा घूम ही नहीं रहा तो 0। इनिशियल कितनी थी? 200 पाई प्लस अल्फा। और रुका कितने देर में बच्चों? 5 मिनट। 5 मिनट क्या होगा? 5 इंटू 60। 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकेंड। सो 5 इंटू 60। ये समझ में आया बच्चों? तो यहां से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? -200 पाई बाय 60 इंटू 5। 1 0 से 1 0 कट गया। 5 कितना बच्चों? 4 जा, तो कितना आया? -2 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में नहीं आया? बात समझ में? अब अल्फा को कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों? यहाँ। तो क्या निकल जाएगा? थीटा। तो ये तो आ गया, पहला रिटार्डेशन का वैल्यू आ गया। अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो थीटा बराबर आएगा ओमेगा 0, तो कितना आएगा? 200 पाई इंटू टी। टी कितना? 300। 6 5 30 होता है ना, 300 प्लस हाफ इंटू अल्फा का वैल्यू -2 पाई बाय 3 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 300 का स्क्वायर। ये बात समझ में आई नहीं? तो ऐसे थीटा पता चलेगा। तो थीटा कितना रेडियंस आ रहा है? 200 अरे मर गए 3। ये क्या हो गया भाई? कितना हुआ? 3 2 ज़ा 6। 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 से ये 2 क्या होगा बच्चों? कैंसिल। और 300 का स्क्वायर क्या होता है? 9। अच्छा, 1 3 से 1 3 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 3 ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3। तो ये पाई भी है, -3 1 2 3 4 पाई। इतना आएगा पक्का? तो ये माइनस ये कितना हो जाएगा? 3 1 2 3 4 पाई। आ रही बात समझ में? तो कितना रेवोल्यूशन घूमा? ये तो इतना एंगल घूमा। एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल घूमता है? 2 पाई। एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल घूमता है बच्चों? 2 पाई। तो इसको टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना करेंगे? 2 पाई से डिवाइड कर दो। तो 1 2 3 4 पाई बाय 2 पाई। पाई से पाई कट गया तो कितना आएगा? 15,000। आ रही बात समझ में? तो 15,000 चक्कर काट के रुक गया। समझ में आई बात? क्लियर है कि नहीं बच्चों? फिर हमको पूछा है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा एवरेज क्या लिखते हैं?
नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 30,000 पाई, तो क्या लिखते हैं 30,000 पाई बाय बाय टाइम। समय कितना लिया 300, 1 2 3 4 कितना 100, तो एवरेज कितना होगा बच्चों 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है? पक्का? देखो अल्फा नेगेटिव है, ओमेगा नेगेटिव हो जरूरी नहीं। हरी बात समझ? जैसे उसमें होता था भाई एक टर्निंग पॉइंट के बाद वेलोसिटी चेंज होना चालू होता है जब जीरो होने के बाद, अभी तो जीरो हो रहा है। ठीक है, बढ़िया गया बच्चों, ये क्लियर है? ऊपर से तो नहीं गया? नेक्स्ट अगला, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन एंगल थीटा बराबर पाई बाय 2। ठीक, तो बच्चों हमको एक बढ़िया चीज दे दिया है कि एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, अ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो v स्पीड से वो घूम रहा है। ठीक, इन अ सर्कुलर पाथ। तो देखो वो यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, कितना 90 डिग्री बोल रहा है ना, तो इतना ही चलेगा पाई बाय 2। तो हमको बोला है रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन एंगल ऑफ थीटा। तो अपने को ये निकालना है रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी विद इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम लोग क्या निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालते हैं बच्चों एवरेज वेलोसिटी। देखो जब वो यहां पर था बच्चों, एंगुलर नहीं बोला है, वेलोसिटी बोला है डायरेक्ट। जब वो यहां पे था तो बताओ उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था? अपवर्ड होगा बच्चों, टेंजेंशियल रहता है कि नहीं रहता? जब वो यहां पहुंचा तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया? ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? अरे बस सुनिए, तो v का वैल्यू पहले ऐसे था, v का वैल्यू अब क्या हो गया ऐसा। ठीक, चेंज हो गया ना, डायरेक्शन क्या हो गया चेंज। अब हम लोग निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालते हैं बच्चों? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां से यहां हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों? यहां से यहां हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हुआ, तो अगर ये r था ये r था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? √2r। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों? √2r। तो एवरेज वेलोसिटी क्या लिखेंगे? √2r बाय समय लगा सपोज इसमें t, बाय समय लगा इस पे सपोज t। ये समझ में आएगी नहीं आए? नहीं, पक्का? समय कितना लगा इसमें t। अब t समय भी अपन निकाल सकते हैं। t समय अपन क्या कर सकते हैं बच्चों? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट थी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। ठीक, तो जो स्पीड थी वो भी कांस्टेंट थी। अब देखो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर देखो एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो समय बराबर क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज पाई बाय 2 बाय ओमेगा। ऐसा लिख सकता हूं बच्चों। टाइम कितना लिख सकता हूं? पाई बाय 2 ओमेगा। ये समझ में आई? तो एवरेज वेलोसिटी आ गई √2r बाय टी। टी की जगह क्या लिखेंगे? पाई बाय 2 ओमेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पाई बाय 2 ओमेगा। ये क्लियर है? ठीक, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या लिखेंगे? v। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या लिखेंगे? v। अभी हम लोग बच्चों पढ़े नहीं है, क्या है पढ़े नहीं है कि v का वैल्यू और ओमेगा का रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। तो जो v वैल्यू होता है ना, v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ना, वो ओमेगा पे ऐसे डिपेंड करती है। v बराबर क्या होता है? r ओमेगा। v का वैल्यू किसके बराबर होता है? r ओमेगा। अभी पढ़े नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे। v बराबर r ओमेगा। तो यहां पर एवरेज आ गई, इंस्टेंटेनियस क्या आ गई बच्चों? r ओमेगा। तो r ओमेगा से r ओमेगा क्या होगा? तो क्या आएगा? 2√2 बाय पाई। तो आंसर क्या होगा? 2√2 बाय पाई। v बराबर r ओमेगा कैसे आता है अभी मैं बताऊंगा आगे, चिंता नहीं करो। ठीक, ये क्लियर है कि नहीं? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाले बच्चों? नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो ये √2r डिस्प्लेस किया और टाइम कितना लिया? t। टाइम को कैसे निकाले? डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो पाई बाय 2 ओमेगा। ठीक, और जो r ओमेगा होता है वो क्या होता है?
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो कैसे निकालते हैं अभी बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। बढ़े आगे, पक्का लिखिए बच्चों। रिलेटिव, अच्छा ये नहीं है, ये नहीं मत लिखो, ये कल, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले लिखो, कहाँ गया भाई, अच्छा लिख लो, पहले यही समझा देता हूँ, बाद में बताऊंगा। लिख लो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, पहले यही बता देता हूँ, उसके बाद बता दो, ठीक। तो बच्चों रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बोलने का ये मतलब है कि हम लोग अभी तक जितना भी प्रॉब्लम बनाए या जो भी चीज़ सीख रहे हैं वो किसके हिसाब से सीख रहे हैं, सेंटर पे अपना ओरिजिन मान रहे हैं, और सर्कुलर मोशन जो हो रहा है उसके हिसाब से क्या लिख रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी लिख रहे हैं, ठीक। तो एंगुलर वेलोसिटी बच्चों होता क्या है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन बाय टाइम, चेंज इन एंगुलर पोजीशन बाय टाइम, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर हम ओरिजिन के हिसाब से देख रहे हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट को, वो यहाँ पर है, t = t समय, t = 0 पे यहाँ पे है, और t = t पे यहाँ पहुँच गया, कितना एंगल घुमा है, थीटा एंगल। तो मैं इस O पॉइंट के हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखूंगा, थीटा बाय टी, ये लिखूंगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब बच्चों सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट इसको ना सरकमफेरेंस पे बैठ के देख रहा था, कहाँ पे बैठ के देख रहा था, सरकमफेरेंस पे बैठ के देख रहा था, तो इसका पोजीशन क्या होगा, ये होगा इनिशियल पोजीशन, और ये क्या होगा, फाइनल पोजीशन, ये होगा। तो ये कितना घूमा, ये इतना घूमा ना, थीटा डैश, ये कितना घूमा बच्चों, थीटा डैश। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब हमको ये पता है बच्चों, अगर कोई कॉर्ड 9th क्लास में पढ़े, सर्कल में एंगल सबटेंड करता है थीटा, तो वही कॉर्ड सरकमफेरेंस में कितना एंगल सबटेंड करता है, थीटा बाय 2, आधा करता है। तो यहाँ से थीटा डैश कितना आ गया, थीटा बाय 2। तो एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट सी क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2t। समय तो उतना ही लगा उसको यहाँ से आ जाने में, लेकिन क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2t। तो बच्चों आप ये याद रखना हमेशा कि एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होती है, रिलेटिव होती है, जैसे वेलोसिटी रिलेटिव होती है, ठीक। फ्रेम पे डिपेंड करती है, आपका फ्रेम रुका हुआ है, फ्रेम चल रहा है, फ्रेम क्या कर रहा है, सब पे डिपेंड करती है बच्चों। तो वैसे ही अगर आप किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट से इनिशियल वेक्टर बनाना है बच्चों, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, उसी पॉइंट से क्या बनाना है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, और वो पोजीशन वेक्टर जितना घूमा है, दैट एंगल बाय जितना समय लगा है, दैट विल बी एंगुलर वेलोसिटी उसके रेस्पेक्ट में, ठीक। और अगर आप क्या कर रहे हो, किसी दूसरे पॉइंट के हिसाब से देख रहे हो, तो उससे इनिशियल पोजीशन वेक्टर बनाओगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर बनाओगे, और वो जितना घूमा वो उसके हिसाब से। तो एक ऑब्जेक्ट की 2 एंगुलर वेलोसिटी भी हो सकती है, अलग अलग फ्रेम पॉइंट के या अलग अलग पॉइंट के हिसाब से। आ रही बात समझ में, ठीक, कि वो पॉइंट कहाँ पर है, सरकमफेरेंस में यहाँ पे, कहीं बाहर है, कहीं भी है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, अलग अलग पॉइंट के हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी क्या आ सकती है बच्चों, अलग अलग। ये तो हमको पता ही है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग लेने से क्या था, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं है, पक्का क्लियर है, ऊपर से तो नहीं गया। एक चीज देखिए, तो बच्चों क्या बोला है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड v मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। फिर बोला है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू एनी पॉइंट a एट द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, एट द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो वही है बच्चों, अगर हम लोग यहां से देखें, कैसे देखें, यहां से, तो सेंटर के हिसाब से तो ओमेगा आता है, सेंटर के हिसाब से क्या आता है बच्चों, ओमेगा। तो अगर सेंटर के हिसाब से ओमेगा आएगा, तो सरकमफेरेंस के हिसाब से अभी निकाला, ये एंगल अगर थीटा है, तो एंगल क्या होगा, थीटा बाय 2। तो अगर इसके हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रख रहा है, तो इसके हिसाब से क्या लगेगा, ओमेगा बाय 2। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, ए पॉइंट के हिसाब से जो सेंटर के हिसाब से होगी, डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया कि नहीं है, पक्का। तो अब ये बाय 2 हो जाएगी, और ओमेगा के क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर v बराबर आर ओमेगा, ये बताया ना आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर r इंटू ओमेगा, है ना। ये किसी भी इंस्टेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये क्यों आता है अभी पढ़ेंगे डेरिवेशन करके, ये किसी भी इंस्टेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ओमेगा की जगह क्या डाल दोगे, v/2r, ये a के हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी है। ये समझ में आया कि नहीं है, पक्का। बढ़िया आगे बच्चों, इसमें भी कंफ्यूज मत हो ना, ये अभी डिराइव कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब अरे भाई बढ़ना, अब ये आगे के पॉइंट छोड़ दो, पहले अब अपन डेरिवेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं,
डेरिवेशन, लेकिन 9:54 हो चुका है। ठीक है, तो हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा। चलिए लिखिए, तो लिखिए रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स ऑफ मोशन। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, इससे आपको क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें पता चलेगी लीनियर और एंगुलर। तो देखो, सपोज एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, अब जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये सेंटर है, अभी उसकी जो एंगुलर पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है बच्चों, उसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो क्या है? थीटा। और कितने रेडियस का सर्कल कर रहा है? आर रेडियस का सर्कल कर रहा है। ठीक, और थीटा क्या है? उसकी एंगुलर पोजीशन। ठीक है, तो बच्चों क्या मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं? क्या कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं? सेंटर के हिसाब से लिख रहा हूं कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा? एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए, मैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं बच्चों? पोजीशन ऑफ पार्टिकल आर, एंगुलर पोजीशन नहीं, पोजीशन, कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं। तो क्या ऐसे लिख सकता हूं? आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। किसी को कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? समझ में आया कि नहीं? आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे, यही होगा। ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। ये ओरिजिन है 0,0। अब देखो, अब मैं बच्चों एक 2 यूनिट वेक्टर डिफाइन करने वाला हूं। कितने यूनिट वेक्टर? 2 यूनिट वेक्टर डिफाइन करने वाला हूं। एक यूनिट वेक्टर ऐसा होगा जिसका डायरेक्शन होगा रेडियल। इसको बोलूंगा ई आर यूनिट वेक्टर। क्या बोलूंगा बच्चों? ई आर यूनिट वेक्टर। रेडियल मतलब रेडियस जो है सर्कल का रेडियस, उसके अलोंग होगा। ठीक, और एक इसके परपेंडिकुलर, इसको बोलूंगा बच्चों मैं ई टी, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। 2 यूनिट वेक्टर में डिफाइन किया। एक क्या है बच्चों? रेडियल, और एक क्या है? टेंजेंशियल। ठीक है, देखो वेक्टर का प्रचुर इस्तेमाल होगा, मजा आएगा। देखो, क्या मैं इस ई आर को ऐसे लिख सकता हूं? यहां से एक लाइन बनाया बच्चों, क्या ये एंगल थीटा होगा? ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? 1। तो इसके 2 कंपोनेंट करता हूं। क्या करता हूं बच्चों? 2 कंपोनेंट। तो इसके जो 2 कंपोनेंट आएंगे वो आएंगे, एक आएगा इस तरफ, इसको बोलूंगा ई आर। ई आर का वैल्यू तो 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है। तो क्या लिखूंगा? कॉस थीटा आई, और एक आएगा ऊपर, तो लिखूंगा प्लस साइन थीटा जे। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये जो वेक्टर होगा कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, उसको क्या बोल सकता हूं मैं? रेडियल यूनिट वेक्टर। यानी एक ऐसा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1, और वो किधर पॉइंट कर रहा है? बस डायरेक्शन है उसका पॉइंट। यूनिट वेक्टर तो वही होता है ना जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो बस डायरेक्शन बताते हैं। तो बस ये डायरेक्शन बता रहे हैं। जैसे आई जे के यूज होता है ना, पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग आई, वैसे ही में रेडियस के अलोंग ये होगा कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। ये समझ में आया कि नहीं है? अब देखो बच्चों, ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा होगा। अब इसको भी रिजॉल्व कर लेता हूं मैं बच्चों। इसको अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा ये ऊपर की तरफ और एक वेक्टर आएगा पीछे की तरफ आएगा। तो ऊपर वाला टर्म क्या आएगा? कॉस, तो आएगा कॉस थीटा जे। लेकिन साइन थीटा वाला क्या आया है? इधर आई होता है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस आई। तो क्या लिखेंगे? माइनस साइन थीटा आई। ये वेक्टर कौन सा होगा? एक वेक्टर जो रेडियस के परपेंडिकुलर, मतलब टेंजेंशियल वेक्टर। कैसा वेक्टर है बच्चों? ये टेंजेंशियल। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? पक्का? क्यों? ये बाद में यूज होगा, इसीलिए मैं ये लिखवाया हूं। बढ़े आगे। अब मेरे को रिलेशनशिप चाहिए किस पे? मेरे को रिलेशनशिप चाहिए
ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी पे या टेंजेंशियल वेलोसिटी पे जो पीपी पे, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, तो मैं बच्चों ये आर है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा लिखा हुआ है, इससे मेरे को वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? वेलोसिटी। कैसे निकाल सकता हूं? डिफरेंशिएट करके। क्या करके बच्चों? डिफरेंशिएट। तो क्या करूंगा? डी आर बाई डी टी, डिफरेंशिएट किया, डी आर बाई डी टी। तो आर कॉमन आ जाएगा बच्चों। क्यों कॉमन आ जाएगा? आर कांस्टेंट है, रेडियस तो चेंज नहीं हो रहा सर्कुलर मोशन में, रेडियस चेंज, रेडियस का लेंथ चेंज होता नहीं। हाँ थीटा चेंज हो रहा है, अब भाई जैसे जैसे सर्कुलर मोशन करेगा पोजीशन चेंज होते जाएगा, तो थीटा क्या है? वेरिएबल। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा आई इंटू डी थीटा बाय डी टी लिखना पड़ेगा ना भाई, डी आर बाई डी टी कर रहा हूं तो डी थीटा बाई डी टी लिखना पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं? प्लस साइन थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस थीटा जे डी थीटा बाय डी टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? ये हो गया वेक्टर। डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी कॉमन बाहर ले लेता हूं। डी थीटा बाई डी टी क्या था? ओमेगा। क्या था बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं लिखता हूं डी आर बाय डी टी बराबर आर इंटू ओमेगा लिख सकता हूं डी थीटा बाई डी टी को, और डायरेक्शन के लिए ये टर्म आ रहा है क्या बच्चों? माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। ये बात समझ में आई? ये कौन सा वेक्टर है? ये एक यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन बताता है। कैसा डायरेक्शन? ईटी। कैसा डायरेक्शन बच्चों? ईटी। तो क्या बच्चों मैं वेलोसिटी, जो लीनियर वेलोसिटी, जो सर्कुलर मोशन एक ऑब्जेक्ट कर रहा है, सेंटर के हिसाब से सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी किसी भी टी टाइम पे लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? आर ओमेगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका? आर ओमेगा। और डायरेक्शन कैसा होगा? टेंजेंशियल। डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? टेंजेंशियल। आ रही बात समझ में? इसलिए बच्चों अगर सर्कुलर मोशन करा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को और अपन धागा काटते हैं तो वो कैसा फेंकाता है? टेंजेंशियल। क्योंकि उसकी इनिशियल जो लीनियर वेलोसिटी जो होती है या वेलोसिटी वो कैसी होती है? टेंजेंशियल होती है हमेशा। बात समझ में आई कि नहीं है? और अब समझ में आ गया मैं v बराबर आर ओमेगा क्यों इस्तेमाल कर रहा था? v बराबर आर ओमेगा इसलिए इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है। तो अगर इसका मतलब ये है बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों? सर्कुलर मोशन, और अभी वो इस पोजीशन पे, सपोज यहाँ पे घूमते घूमते यहाँ पहुंचा है, ठीक, और भले उसकी ओमेगा वेरिएबल हो, लेकिन इस इंस्टेंट पे t इक्वल टू टी पे वो यहाँ पे है, उस इंस्टेंट पे एक सर्कल का रेडियस होगा r, उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी अगर सपोज ऐसी है ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? टेंजेंशियल ऐसी। और v का वैल्यू किसके बराबर होगा? r ओमेगा, जो भी उस इंस्टेंट पे ओमेगा होगा। तो इंस्टेंटेनियस टेंजेंशियल वेलोसिटी बराबर क्या होता है? रेडियस इनटू इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि डी थीटा बाई डी टी आया था ना, डी थीटा बाई डी टी क्या एवरेज थोड़ी है, क्या था? इंस्टेंटेनियस। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो किसी भी इंस्टेंट पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, पक्का। और डायरेक्शन कैसा होगा बच्चों? टेंजेंशियल। अगर ये ऐसे घूमते रहता तो? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का। ऊपर से तो नहीं गया बच्चों ये चीज? चलो, तो ये एक चीज आ गया, बढ़िया। अब अपने को एक्सीलरेशन भी चाहिए। क्या चाहिए? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कैसे करें? एक और बार डिफरेंशिएट। क्या कर देंगे बच्चों? एक और बार डिफरेंशिएट करके देखें, देखते हैं क्या आता है। तो बच्चों v बराबर आया है r, ओमेगा को अभी अंदर ही रहने देते हैं, या नहीं छोड़ो, आप तो बुरा मान जाओ, r ओमेगा माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, ये है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा बच्चों? dv बाय dt। अब एक दुविधा की बात, r तो चलो कांस्टेंट है, r तो चलो कांस्टेंट है, लेकिन क्या ओमेगा भी कांस्टेंट है? ओमेगा तो कांस्टेंट नहीं है। क्या अंदर के थीटा भी कांस्टेंट है? तो ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, और दोनों आपस में क्या में है? प्रोडक्ट में। तो क्या लगता है? प्रोडक्ट रूल। क्या लगता है बच्चों? प्रोडक्ट रूल। तो देखिए, तो r को तो खेद दो बाहर, बाद में उसकी बातें करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो क्या लिखते हैं? ओमेगा। क्या लिखते हैं? ओमेगा। तो ओमेगा इंटू
ओमेगा इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं बच्चों पहले, तो क्या आएगा, साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, तो आएगा माइनस कॉस थीटा आई डी थीटा बाय डी टी, और कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो आएगा माइनस साइन थीटा जे डी थीटा बाय डी टी। ये समझ में आया कि नहीं है? फिर बीच में क्या लगेगा बच्चों, प्लस इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन करते, तो ओमेगा डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी, क्या होगा बच्चों, डी ओमेगा बाय डी टी, और अंदर वाले को ऐसे लिखेंगे माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। समझ में आया बच्चों, पक्का? अब देखो यहां लिखता हूं मैं डीवी बाय डी टी बराबर आर, ये डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, ओमेगा, ओमेगा होगा, इसको बाहर लोगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर, क्या है बच्चों, आर ओमेगा स्क्वायर, और माइनस को भी बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। क्या ये रेडियल था कि नहीं था वेक्टर, ई आर था, ठीक, क्या था बच्चों, ई आर। मतलब एक एक्सीलरेशन ऐसा है जो कि रेडियल डायरेक्शन में, कैसा डायरेक्शन में, रेडियल, लेकिन मैं रेडियल डायरेक्शन किधर लिया था, अरे कहां गया भाई साहब, बाहर लिया था, तो माइनस ई आर कहां होगा, मतलब एक एक्सीलरेशन होता है जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, जो कि किधर लग रहा है बच्चों, सेंटर की तरफ, ठीक है, सेंटर की तरफ, तो एक एक्सीलरेशन ये आ गया, प्लस इसको तो डिफरेंशिएट नहीं किया, ये क्या था, ईटी, ये क्या था बच्चों, ईटी, और डी ओमेगा डी टी क्या था, अल्फा, तो एक क्या आया, अल्फा ईटी। एक एक्सीलरेशन है जो, सॉरी आर भी है ना, ये आर सामने मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, आर अल्फा ईटी, तो एक एक्सीलरेशन है जिसका वैल्यू क्या है, आर अल्फा, क्या वैल्यू है बच्चों, आर अल्फा, और वो किसके अलोंग है, टेंजेंशियल के अलोंग, बात समझ में आ रही कि नहीं, वो किसके अलोंग है, तो बच्चों अगर सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट का हो रहा है तो एक्सीलरेशन दो होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, दो, एक को बोलते हैं रेडियल एक्सीलरेशन जो टुवर्ड्स द रेडियस रहता है, अलोंग द, हमेशा रेडियल, यानी जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज भी होते जा रहा है तो हमेशा क्या रहता है, टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा सेंटर को पॉइंट करते रहता है, यार आ रही बात समझ में, इसको बोलते हैं बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो कभी भी अगर आपका एक सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये एक्सीलरेशन होना जरूरी है, तो ये एक्सीलरेशन कोई ना कोई प्रोवाइड करता है, चाहे वो थ्रेड हो, चाहे वो रॉड हो, चाहे वो वॉल से रिएक्शन हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कोई भी ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा, आ रही बात समझ में, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर, आर है रेडियस और ओमेगा क्या है, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी, बात समझ में आएगी नहीं। और दूसरा एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये किस डायरेक्शन में लगता है, अलोंग द टेंजेंट, क्या लगता है बच्चों, अलोंग द टेंजेंट, तो ये क्या करता है बच्चों, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसको बढ़ाता या कम करता है। अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस तरफ लग रहा है तो वेलोसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और अगर टेंशियल एक्सीलरेशन उल्टा लग रहा है तो वेलोसिटी को क्या करेगा, कम करेगा, टेंशियल वेलोसिटी को, तो ये टेंशियल वेलोसिटी पे फर्क डालता है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू आर, आ रही बात समझ, जैसे v बराबर आर ओमेगा था वैसे यहाँ ए बराबर क्या है, ए टी बराबर आर अल्फा, बात समझ में आएगी नहीं, पक्का। तो बच्चों खूब सारे एक्सीलरेशन हो जाते हैं, एक्सीलरेशन क्या हो जाते हैं, खूब सारे, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सबका मीनिंग, फॉर्मूला, मतलब, और उनको सर्कुलर मोशन में कैसे डिनोट करेंगे ये दिमाग में रहना है, तब सवाल बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, बात समझ में आएगी नहीं, पक्का। तो बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होगा, आर ओमेगा स्क्वायर, और क्या होगा हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, और एटी क्या होगा, आर इंटू अल्फा, और ये किधर होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो स्पीड जिससे सर्कुलर मोशन हो रहा है उस पर कोई फर्क नहीं करता, उस पर कोई फर्क, उस पर कोई उसका
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कोई फर्क होता है? एक्स वाला वाई में कुछ फर्क करता है? तो रेडियल वाला टेंजेंशियल में कुछ इनपुट नहीं डालता, टेंजेंशियल वाला रेडियल में कुछ इनपुट नहीं डालता। बात समझ में आएगी नहीं? पक्का क्लियर है कि नहीं है बच्चों? बताओ, ऊपर से तो नहीं गया? समझ में आ रही बात? ठीक, तो नेट एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे बच्चों? ये दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है ना, तो दोनों परपेंडिकुलर का नेट मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर का अंडर रूट, और दोनों बीच में क्या एंगल बना रहे हैं वो कैसे कर सकते हो? tan थीटा बराबर AT बाय AC, tan थीटा बराबर AT बाय AC। तो ये एंगल किससे बताएगा? सेंट्रीपिटल से कितना एंगल बना रहा है, ऐसा बनाएंगे। ठीक, बात समझ में आएगी नहीं बच्चों? तो आप ये ध्यान देना, सर्कुलर मोशन में आपको नेट एक्सीलरेशन पूछा है कि क्या पूछा है? टेंजेंशियल पूछा है कि सेंट्रीपिटल पूछा है, ये याद रखना। अरे बस समझ में? पक्का। तो अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो हो जाए बच्चों, सपोज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो गया? जीरो, तो जो v है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि AC भी जीरो है। सर्कुलर मोशन हो रहा है तो AC होगा ही। AC जीरो हो गया का मतलब समझ जाना सेंट्रीपिटल यानी सर्कुलर मोशन हो नहीं रहा। अरे बात समझ में? टेंजेंशियल जीरो हो गया तो हो सकता है, मतलब v चेंज नहीं हो रहा, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, याद रहेगा ये चीज बात? पक्का। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं कि नेट एक्सीलरेशन जीरो, नेट एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल के बराबर हो जाएगा। टेंजेंशियल जीरो होने से अपन क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात समझ में आया? तो ये जो A था बच्चों, ये A है, या जो AC है या AT है, ये सब है लीनियर पैरामीटर्स। क्या पैरामीटर? लीनियर। और उनको एंगुलर से हम लोग रिलेट करके बता रहे हैं। तो AC एंगुलर वेलोसिटी से कैसे रिलेटेड रहता है, समझ में आया? और ये एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे रिलेटेड रहता है, ये समझ में आया? और आपको ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? क्या कि हाँ, वेलोसिटी बराबर क्या होता है? आर ओमेगा। और डायरेक्शन क्या होता है? तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी कैसे रिलेटेड आपस में, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये डेरिवेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन क्या बहुत इंपॉर्टेंट। कभी भी कंफ्यूजन हो तो कॉपी में पीछे 2 मिनट डिराइव कर लेना, पूरा सर्कुलर मोशन समझ में आ जाएगा। यानी ये सर्कुलर मोशन अगर आपको समझ में आ गया तो काइनेटिक्स खत्म है, इससे ज़्यादा आपको घुमा ही नहीं सकता आपको। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का। कि ये ध्यान देना है, क्वेश्चन में अल्फा पूछा है, ओमेगा पूछा है, ए पूछा है, यू पूछा है, वी पूछा है, टी पूछा है, क्या पूछा है याद रखना। एंगुलर पूछा है कि लीनियर पूछा है। आपको खाली एक्सेलरेशन लिख दिया, सामने एंगुलर नहीं लिखा, ना ही सेंट्रीपिटल ना ही टेंजेंशियल, तो ए मतलब आपको ये वाला ए निकालना है, नेट एक्सेलरेशन। अरे बात समझ में? अगर आपको दे दिया सेंट्रीपिटल तो ये निकालना है, टेंजेंशियल तो ये निकालना है, एंगुलर तो अल्फा निकालना है। अरे बात समझ में? और सबका फॉर्मूला अल्फा निकालना है तो क्या करना है? डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक, अगर आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करना है? आर इंटू डी ओमेगा बाय डी टी, आर अल्फा। ठीक है, अगर आपको सेंट्रीपिटल निकालना है तो क्या करना है? आर ओमेगा स्क्वायर। एक बढ़िया चीज़ भी दिखाता हूँ, वी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? आर ओमेगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? आर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ बच्चों? वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डाल सकता हूँ। तो यहाँ डालता हूँ आर इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो वी से ये कट गया तो कितना आया? वी स्क्वायर बाय। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होता है? वी स्क्वायर बाय टेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय आर। तो एक फोर्स कितनी लगेगी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में? मास मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर। अब समझ में आ गया? जो हम लोग पहले जब से पढ़ाई चालू करें 11th का तब से ये पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसमें उसमें एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर कहाँ से आता है? समझ में आ गया कि नहीं? कभी भी कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, देखो अभी तक हम लोग काइनेमेटिक्स में ऐसा करते थे ना कि ये सपोज इंक्लाइन प्लेन है, ये ब्लॉक ऐसा स्लाइड हो रहा है। ब्लॉक क्या हो रहा है बच्चों? स्लाइड हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलते थे? हा हा हा, वेरी गुड। हम लोग बोलते थे इधर के फोर्स इक्विलिब्रियम में, इधर के फोर्स इक्विलिब्रियम में। कुछ लिखना पड़ता था? नहीं। अब सपोज वो ऐसा एक सर्कुलर आर्क बना हुआ है और उसमें वो नीचे स्लाइड हो रहा है, क्या अब बोल सकते हो ये एक्सेलरेशन जीरो होगा? नहीं बोल सकते। अब नहीं बोल सकते एक्सेलरेशन जीरो होगा। सपोज इधर लग रहा है आपका एम जी कॉस थीटा, इधर लग रहा है बच्चों एन, लग रहा है एम जी कॉस थीटा और एन। आप नहीं बोल सकते कि एन बराबर एम जी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सीलरेशन होना जरूरी है। तो आप क्या लिखेंगे? एन माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। वी इसकी जो भी इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी है, आर जो भी इसका रेडियस है, और एम जो उसका। समझ में आएगी नहीं आई बात? तो डायनेमिक्स में ऐसा फर्क पड़ेगा। बाकी वो तो छोड़ो, बात की बात है। पहले तो
सबको निकालने में कोशिश करेंगे। यहाँ तक समझ में आएगी नहीं बच्चों? तो कल हम लोग इससे रिलेटेड क्या बनाएंगे बच्चों? सवाल और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वेरिएशन इसमें देखेंगे। सर्कुलर मोशन के पैरामीटर समझे कि नहीं समझे? सबका मीनिंग समझ गए ना बच्चों? क्या क्या का मीनिंग समझना है अपने को? थीटा, डी थीटा, ओमेगा, डी ओमेगा छोड़ दो, अल्फा, फिर एक्स डी एक्स वी ए, और ए में कौन कौन से? ए टी ए सी। बात समझ में आएगी नहीं है? तो एंगुलर में ये कंपोनेंट्स होते हैं, उनके काउंटर पार्ट्स लीनियर में ये होते हैं, और आपस में रिलेशनशिप। पक्का? क्लियर? आप कभी ऐसा मत लिख लेना कि ए टी बराबर होगा डी ओमेगा बाई डी टी, तो गलत हो जाएगा। ए टी नहीं होता, वो क्या होता है? अल्फा। जब आप उसमें आर मल्टीप्लाई कर दोगे तब क्या आएगा? बात समझ में आई? पक्का? तो बच्चों बस इतनी चीज़ें याद रखना, और इससे रिलेटेड हम लोग अब सवाल कल प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी चीज़ें पढ़े आज रिवाइज करके आना, तो अपन सवाल बनाएंगे तो आप लोग और चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक? ओके।